मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, काफ़ी ब्रीफ में देखेंगे, यूपी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, इस एक्ट में टोटल 32 सेक्शंस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, एक्ट नंबर 56 ऑफ 2007। एक्ट बनकर तैयार हो गया, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल गया 29 दिसंबर 2007 को। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। एनफोर्समेंट डेट के बारे में बात कह रहा है कि स्टेट जब चाहेगा, स्टेट गवर्नमेंट जब चाहेगी तब इसको एनफोर्समेंट में ला सकती है। सेक्शन 2 डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को बताया नहीं है चिल्ड्रन मतलब होता है क्या है, इंक्लूजन के फॉर्म में डेफिनेशन है। चिल्ड्रन इंक्लूड्स सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। इस एक्ट के तहत में चिल्ड्रन के डेफिनेशन में माइनर इंक्लूड नहीं होते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो आपको माइनर चूज करना होगा। ठीक है, हालांकि ऐसे देखा जाएगा इन जनरल में तो माइनर को ही चिल्ड्रन कहा जाता है ना, बट इस एक्ट के तहत में, इस एक्ट में माइनर को चिल्ड्रन नहीं समझा गया है। चिल्ड्रन मतलब एक मेजर इंसान भी चिल्ड्रन हो सकता है, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट भी मेंटेनेंस के दरमियान ही आएगा इस एक्ट के तहत में। माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ द मेजोरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी मतलब 18 साल होता है, जो कि मेजोरिटी एक्ट 1875, ये बहुत छोटा एक्ट है, इसमें मुश्किल से 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, फिर है डी, 2D पेरेंट। पेरेंट डिफाइंड है, पेरेंट मीन्स फादर और मदर। फादर और मदर ये पेरेंट होता है। फादर और मदर कैसे हो सकते हैं? बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एडॉप्टिव भी हो सकते हैं, स्टेप फादर या स्टेप मदर भी हो सकते हैं। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब, हाँ एक चीज़ और, वेदर और नॉट द फादर और द मदर इज अ सीनियर सिटीजन, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। उसके बाद एफ, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसा हो सकता है? किसी भी काइंड का हो सकता है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल और इंटेंजिबल, एंड इंक्लूड्स राइट्स और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद रिलेटिव, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2G, रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स एनी लीगल एयर। रिलेटिव मतलब ऐसा कोई भी ऐसा लीगल एयर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन। चाइल्डलेस, उसका कोई भी बच्चा ना हो वो सीनियर सिटीजन के, हु इज़ नॉट अ माइनर। रिलेटिव में ऐसा पर्सन आएगा जो कि माइनर नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा क्या माइनर एक रिलेटिव हो सकता है, तो ऑप्शन आपको चूज करना है नो, नो वाला ऑप्शन। ठीक है, who is not a minor and is in possession of, पोजेशन में है और would inherit his property after his death। ये जो चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है, इनकी मृत्यु के बाद जो भी इनका लीगल एयर होगा, जिसको प्रॉपर्टी इनका चला जाएगा या उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में होगा, वो रिलेटिव कहलाएगा इस एक्ट के अंतर्गत में। ठीक है, सीनियर सिटीजन, सेक्शन 2H, सीनियर सिटीजन मीन्स एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला तो कंडीशन है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक पर्सन है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, क्या वो सीनियर सिटीजन हो सकता है? तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे तो देखिए साफ साफ है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इस एक्ट के दरमियान में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उनका एज मिनिमम 60 साल होना चाहिए। एज ऑफ 60 ईयर्स और अबव 60 ईयर्स, मिनिमम 60 साल का होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनको ही हम सीनियर सिटीजन कहा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट डिफाइंड है कि यूनियन टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होगा जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिब्यूनल, उसके बाद वेलफेयर। सेक्शन 3, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। फिर चैप्टर 2 मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। सेक्शन 4 मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद सेक्शन 5 है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। इंपॉर्टेंट सेक्शन है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस चाहिए तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा।
उसके बारे में है कुछ इंपॉर्टेंट। प्रोवाइड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन बी मेड टू द ट्रिब्यूनल टू लेवी सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू। देखिए मान लीजिए ये सेक्शन 5 में है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। मान लीजिए कि एप्लीकेशन ग्रांट हो गया एंड जजमेंट भी दे दिया गया कि जो भी रिलेटिव है वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा वो सीनियर सिटीजन को। लेकिन अगर मान लीजिए वो मेंटेनेंस नहीं देता है, ड्यू हो जाता है, तो टाइम पीरियड यहाँ पे है कि 3 महीने के अंदर में वो उसका क्लेम करेगा। No warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the tribunal। ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देना है 3 महीने के अंदर। जैसे आज अगर ड्यू हो गया, आज अगर देना है, आज से 3 महीना तक का टाइम पीरियड है। सेक्शन 6 jurisdiction and procedure। The proceedings under section 5 may be taken against any children or relative in any district। jurisdiction कौन सा होगा? Where he resides or last resided और वेयर चिल्ड्रन और रिलेटिव रिसाइड्स, जहाँ पे वो सीनियर सिटीजन रहे होंगे या जहाँ पे चिल्ड्रन रहते होंगे। ठीक है, ये जुरिस्डिक्शन है। ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। willfully neglecting to attend the tribunal may proceed to hear and determine the case ex parte। क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि क्या ex parte केस हियर किया जा सकता है इस एक्ट के तहत में, तो यस। अगर मान लीजिए जो चिल्ड्रन है या रिलेटिव है वो नहीं आते हैं, जानबूझ कर नहीं आते हैं, अटेंड नहीं करते ट्रिब्यूनल, तो एक्स पार्टे भी केस को की सुनवाई किया जा सकता है। द ट्रिब्यूनल बिफोर हियरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 में refer the same to a conciliation officer and such conciliation officer shall submit his findings within 1 month। ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देने से पहले अगर चाहे तो कंसिलिएशन ऑफिसर को भी मैटर दे सकता है, और जो कंसिलिएशन ऑफिसर होंगे ये 1 मंथ के अंदर में अपना जो भी फाइंडिंग हुआ वो देगा ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल अगर चाहेगा तो किसको दे सकता है? कंसिलिएशन ऑफिसर। ऑप्शन अगर देगा कंसिलिएशन ऑफिसर, मीडिएशन या आर्बिट्रेशन, किसको देगा? तो आपको कंसिलिएशन वाला ऑप्शन को चूज करना होगा। ठीक है, कंसिलिएशन। उसके बाद सेक्शन 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल सेक्शन 7 कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कब? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फॉर ईच सब डिविजन 1 or more ट्रिब्यूनल्स। कितने डिवीजन हो सकते हैं? कितने ट्रिब्यूनल्स हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। फॉर ईच सब डिवीजन the tribunal presided over by an officer not below the rank of sub divisional officer of a state। किसी स्टेट में जो सब डिविजनल ऑफिसर के रैंक होते हैं उससे नीचे के रैंक वाले ऑफिसर उस ट्रिब्यूनल में नहीं होंगे। ठीक है, ट्रिब्यूनल के ऑफिसर होंगे presided over by an officer not below the rank of sub divisional officer of a state। उसके बाद सेक्शन 8 समरी प्रोसीजर। जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इन केस ऑफ इंक्वायरी वो होगा समरी प्रोसीजर। फिर सेक्शन 9 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। monthly allowance at such monthly rate for the maintenance of senior citizen as a tribunal may deem fit। जितना ट्रिब्यूनल को सही लगेगा, लेकिन उसका लिमिटेशन भी है, मैक्सिमम लिमिटेशन है, मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, जो कि 10,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी 100 रुपये भी दे सकता है, अलाउंस कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा पर मंथ नहीं कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 10 एल्टरेशन इन अलाउंस। अलाउंस का एल्टरेशन भी किया जा सकता है। सेक्शन 11 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। सेक्शन 12 ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। ऑप्शन की बात हो रही है, ऑप्शन मतलब 2 या 2 से अधिक इनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। चैप्टर 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। देखिए CRPC 1973 में चैप्टर 9 में भी मेंशन है रिगार्डिंग मेंटेनेंस। चैप्टर 9 क्या है? चैप्टर 9 में अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सेक्शन 25 जो कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो चैप्टर 9 ऑफ CRPC के तहत में भी ओल्ड पेरेंट्स जो हैं सीनियर सिटीजन है वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, या इस एक्ट के तहत में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर में उनको नहीं मेंटेनेंस मिलेगा, किसी एक में ही वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 13 डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट। सेक्शन 14 अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड। उसके बाद अगर मान लेते हैं ये है वेयर एनी ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, सच ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट दैट इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस सिंपल इंटरेस्ट
shall also be paid at such rate and from such date, not earlier than the date of making the application, but which shall not be less than 5%। वो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 5% से कम नहीं होगा और 18% से ज़्यादा नहीं होगा, नॉट लेस देन 5% एंड नॉट मोर देन 18%। ठीक है, 5% और 18% के बीच में इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैसा सिंपल इंटरेस्ट है। उसके बाद सेक्शन 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल का गठन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। कितने होंगे? 1 एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। जो ट्रिब्यूनल था वो सब डिवीजन के लिए था, लेकिन जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है ये डिस्ट्रिक्ट के लिए है। एक एपेलेट ट्रिब्यूनल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनके ऑफिसर जो होंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल के, इनके ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक के होंगे, इनसे नीचे नहीं होंगे। सेक्शन 16 अपील्स सेक्शन 16 एनी सीनियर सिटीजन और पेरेंट अग्रीव्ड। यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी कौन हो सकता है इस एक्ट में? जो कि अपील कर सकता है एग्रीव्ड पार्टी होगा सीनियर सिटीजन या पेरेंट एग्रीव्ड। वो अपील कर सकते हैं कितने दिनों में? विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर प्रीफर एन अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। विद इन 60 days 60 दिन के अंदर में एपेलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन द अपील till the expiry of the said period of 60 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause। उसके बाद the appellate tribunal shall make an endeavor to pronounce its order in writing within 1 month। appellate tribunal 1 month के अंदर में all the receipt of an appeal। उसके बाद section 17 right to legal representation। right to legal representation है no party to a proceeding before a tribunal or appellate tribunal shall be represented by a legal practitioner। लीगल प्रैक्टिशनर के ऊपर बैन है कि जो भी पार्टी होंगे इस एक्ट के तहत में वो लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किए जाएंगे, खुद रिप्रेजेंट उनको करना पड़ेगा। या एक मेंटेनेंस ऑफिसर होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 18 बात करता है इस रिगार्डिंग में। मेंटेनेंस ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे वो होंगे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बाय वॉट एवर नाम कॉल्ड एज मेंटेनेंस ऑफिसर। ये मेंटेनेंस ऑफिसर होंगे, ये पेरेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अगर पेरेंट चाहेंगे तो, नहीं तो पेरेंट अपना खुद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो खुद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उनको मेंटेनेंस ऑफिसर रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिंपली बैन है। किस सेक्शन के तहत में? सेक्शन 17 के तहत में, नो पार्टी टू प्रोसीडिंग। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। सेक्शन 19 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स, इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 19 सेक्शन 19 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। कौन बनाएगा ओल्ड एज होम्स? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। कितना बना सकता है? कितना भी बना सकता है जितना अप्रोप्रिएट लगेगा। बिगनिंग विथ एटलीस्ट 1 इन ईच डिस्ट्रिक्ट, स्टार्ट किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कम से कम एक ओल्ड एज होम होना चाहिए जिसमें कम से कम एटलीस्ट 150 सीनियर सिटीजन्स को रखा जा सके और वो सीनियर सिटीजन्स इंडिजेंट होंगे। ठीक है, Indigent means any senior citizen who is not having sufficient means as determined by the state government from time to time to maintain himself। इस एक्ट के तहत में जो इंडिजेंट का मीनिंग होगा वो यहाँ पे डिफाइंड है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 प्रोविजंस फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। सेक्शन 20 है मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। चैप्टर 5 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन जो कि है सेक्शन 21 मेजर्स फॉर पब्लिसिटी अवेयरनेस एट्सेट्रा फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद सेक्शन 22 ऑथोरिटीज हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 23 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉर्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इंपॉर्टेंट वाले हम आपको बताते जा रहे हैं जो भी पॉइंट है। चैप्टर 6 ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल। सेक्शन 24 है एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन को छोड़ देता है या ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ देता है परमानेंटली उनको छोड़ने के इंटेंशन से, तो उस पर्सन को पनिश किया जाएगा। पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, यानी सिंपल भी हो सकता है या रिगरस भी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months। मात्र 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट उसको अवॉर्ड किया सकता है जो भी अपने सीनियर सिटीजन को, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ देता है किसी भी स्थान पे ले जाके। मैक्सिमम पनिशमेंट 3 month का इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 3 month और फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़। केवल मैक्सिमम 3 महीने या फाइन मैक्सिमम 5,000 या बोथ।
imprisonment as well is fine. उसके बाद सेक्शन 25 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस. कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस कैसा होगा, ऑफेंस का नेचर कैसा होगा, कॉग्निजेबल होगा एंड बेलेबल होगा. कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल. एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड समरीली बाय अ मजिस्ट्रेट. उसके बाद चैप्टर 7 मिसलेनियस सेक्शन 26 है ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स. इस एक्ट के तहत में जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत में पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा. सेक्शन 27 जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड. सेक्शन 27 सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को सिंपली बार करता है. नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज. ठीक है, देखिए सीपीसी अगर आप पढ़े होंगे सीपीसी का सेक्शन 9, तो सेक्शन 9 में क्या था, सिंपली पढ़िएगा कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड. सेक्शन 9 था courts to try all civil suits unless barred. The courts shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. तो ये जो expressly barred है इसका एग्जाम्पल ये एक है, एक्सप्रेसली बार. नो सिविल सूट शैल हैव जुरिस्डिक्शन, ये बार कर रहा है. ठीक है, ये एक एग्जांपल है उधर का. देखिए एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होता है ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. सेक्शन 28 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. फिर सेक्शन 29 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज. सेक्शन 30 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस. सेक्शन 31 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू. 32 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.